हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मैं आप सभी को हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो जिसमें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आधारित है ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट करा किया था। अगर आप लोग न देखे हो तो उसको भी देखें। और चलिए आज ये दूसरा शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आज का ये है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो उच्चारण स्थान मूर्धा किसका होता है? क ख ग घ अंग कंठ होता है, च छ ज झ ञ तालव्य होता है, ट ठ ड ढ ढ़ मूर्धन्य होता है, या इसी कटु कटु या कठोर वर्ण भी कहते हैं। इसमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है स हो च छ। स तो आपका तालव्य हो गया, ह कंठ हो जाएगा, च छ ये तालव्य हो जाएंगे, रि श मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य श है, री मूर्धन्य होगा, ट ठ। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। 31वें का बी ऑप्शन। ये देखिए, लोअर मेंस 2019 में पूछा गया प्रश्न है और यूपी ट्रिपल एसएससी के सहायक सांख्यिकी अधिकारी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो देखिए, इसमें दिया है मूर्धन्य श री ट ठ। इसकी व्याख्या है, ये मूर्धा है। तालव्य श हो आपका कंठ और तालु दोनों में आ जाता है। हाँ, हो का हो तालु में आ जाता है। तालव्य च फिर छ, ये दंत से त थ द, दंत में अ क ख ग, ये सब क्या है? कंठ में है। देखिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग विसर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, ओष्ठ से, तालव्य से या अनुनासिक से? तो विसर्ग कहाँ से बोला जाता है भैया? विसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो विसर्ग जो है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाई कोर्ट आरओ में पूछा है, विसर्ग कहाँ से बोला जाता है। अगर हम देखते हैं तो विसर्ग जो है आपका कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं? अ आ क वर्ग आ जाता है, और ह आ जाता है, और विसर्ग आ जाता है कंठ से। ठीक है। ओष्ठ में आपका प फ ब भ, ओष्ठ में प फ ब भ म, ये सब आ जाते हैं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाता है। तालव्य की बात करते हैं तो तालव्य में आपका छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग। कौन सा? च वर्ग, ये तालव्य में आ जाते हैं। और इसके अलावा तो ये स भी रहता है, तालव्य स। और एक चीज और रहता है, एक चीज और रहा है, इसमें थ से तालव्य में थ भी आ जाता है। त थ नहीं, थ नहीं आएगा, थ तो दंत में चला जाएगा, ये श हो जाता है, छोटी ई। अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक किसे कहेंगे? अनुनासिक जो होता है जो पंचम वर्ण होता है, स्पर्शी व्यंजन का जो पंचम वर्ण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग हो गया, हाँ, ये अंग भी हो जाता है स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण, और अंग भी स्पर्शी व्यंजन का पंचम वर्ण और अंग। पंचम वर्ण में कौन कौन आ जाएगा? जैसे देखते हैं तो ये अंग हो गया, अंग। पंचम वर्ण में कौन कौन आ जाएगा? जैसे अंग हो गया, अड़ा हो गया, ईयड़ न, ये सब आ जाते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। क वर्ग आ जाता है, इसमें आ जाता है, और हो भी क्या है? विसर्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अ आ क वर्ग, ह और विसर्ग, ये सब क्या है? कंठे हैं। और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, छोटा ये क्या है? ओष्ठ है। छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, और ये थ जो है ये गलत दिया है, इस ये क्या हो जाएंगे? तालव्य हो जाएंगे। स्पर्शी व्यंजन के जो पंचम वर्ण होते हैं, यानी अंगा ये सब, वह ये क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है, तो तालव्य में कौन कौन आ जाता है? तालव्य में च वर्ग आता है। तालव्य में कौन कौन आता है? तालव्य तालव्य में च वर्ग, अभी हमने बताया च वर्ग, और कौन आएगा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, और स, और ये क्या है? ये तालव्य वर्ग है। ये क्या है? तालव्य वर्ग। तो कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो च आ जाएगा, च आ जाएगा, को छ भी आ जाएगा, झ भी आ जाएगा, लेकिन क क्या है? कंठ है, तो इसमें तालव्य नहीं है पूछा है, तो नहीं कौन हो जाएगा? ये क हो जाएगा।
कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा पूछ रहा है? दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए कंठोष्ठ री मूर्धन्य होता है। री कैसा होता है भैया? री मूर्धा होता है। री मूर्धा होता है, यानी इसे मूर्धन्य कहते हैं। ये बड़ा ऊ जो है ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। और ए की हम बात करेंगे तो ए जो है ए का निर्माण अ और ई से होता है। ए का निर्माण अ और ई से होता है और अ जो है कंठ से बोला जाता है। अ कंठ से बोला जाता है और ये कहाँ से बोला जाता है? छोटी ई जो बोली जाती है कहाँ से बोली जाती है? तालु से। तो ये कंठ तालव्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। तो बचा क्या? औ। औ का निर्माण कैसे होगा? अ और ऊ से। अ और ऊ से। तो अ जो है कंठ होता है, ऊ ओष्ठ होता है, तो कंठोष्ठ यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे कंठ ध्वनियां अ आ क वर्ग, तालव्य में छोटी ई बड़ी ई, च वर्ग और तालव्य श और य, मूर्धन में ट वर्ग और मूर्धन्य श, दंत में त वर्ग, र से रस्सी जो होता है दंत होता है, ल श, ओष्ठ में प वर्ग, कंठ तालव्य में ए ऐ और कंठोष्ठ में आपका ओ और औ। कंठ तालव्य में ए ऐ आता है, कंठोष्ठ में ओ औ। ये इसका व्याख्या था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य भी हमने पढ़ा। ये ऊ क्या है? ये ओष्ठ है, री मूर्धा है और कंठ ओष्ठ है और ए आपका क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब देखिए ओष्ठ में कौन कौन आता है? ओष्ठ में आता है प वर्ग। ओष्ठ में कौन आता है? प वर्ग आता है, जिसमें प फ ब भ म रहते हैं, तो म ब तो हो गया। और छोटा और ये ऊ और बड़ा ऊ ये भी ओष्ठ में आते हैं, तो आ नहीं आएगा। आ क्या होगा? यह ओष्ठ ओष्ठ वर्ण नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। यह कैसा है? यह कैसा है? कंठ है। यह कंठ ध्वनि है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो ऊ तो आपका ओष्ठ हो जाता है। ऊ क्या होता है? ओष्ठ होता है। छोटी तालु होता है, बड़ी तालु भी होता है। और अगर कंठ वर्ण की बात करेंगे तो अ हो जाएगा। ठीक है। छोटी ई बड़ी ई च छ ज झ इया, ये कैसे आदि के उच्चारण होते हैं? तो ये तालु से होते हैं। कहाँ से होते हैं? तालु से। ये देखिए डीएसएसबी में 2018 में पूछा गया है और वीडियो में भी पूछा गया है। तो छोटी बड़ी च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ठीक है। देखिए कंठ से अ आ क, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कंठ में अ आ क ख ग घ अंग आ जाता है। मूर्धन में आपका री स्वर आ जाता है, ट ठ ड ढ अण आ जाता है। ओष्ठ में छोटा ऊ बड़ा ऊ, प फ ब भ म। और तालव्य की बात करते हैं तो छोटा ई बड़ी ई और च छ ज झ इया। तो प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि ये ई च छ ज झ तो तालु हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? जिह्वा के आधार पर अगर ऐसे पूछता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो जिह्वा के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अग्रस्वर कौन कौन होता है? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और एक और आता है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे वाला भाग कार्य करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। छोटा ई, बड़ी ई, ए ऐ। इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। मध्य स्वर के अंतर्गत जिसमें जिह्वा का बीच वाला भाग कार्य करता है, इसमें केवल और केवल अ आता है। केवल और केवल अ। और पश्च स्वर में तो है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पीछे वाला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर करते हैं। और इसके अंतर्गत कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 2 2 4 1 5, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 5 तो इधर आ गए, 1 2 3 4 5 और बचे कितने? 6। तो अब इसके अंतर्गत आ जाएगा। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और नहीं आ उ ओ औ 5 ही आएंगे। ओ ओ ओ और ओ, ये आ जाएंगे। तो जीवा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं और उसके अंतर्गत केवल अ आ है। पश्च स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पीछे वाला भाग उत्थापित होता है या कार्य करता है उसे पश्च, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण अभी हमने बताया ओष्ठ वर्ण कौन हो जाएगा? उ। अ कंठ हो जाएगा, आ कंठ भी हो जाएगा, ई तालव्य होता है और उ ओष्ठ होता है। ये वीडियो 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कंठ में अ आ, तालु में ई, मूर्धा में री, ओष्ठ में छोटा उ बड़ा उ, कंठ तालु में ए ऐ और कंठोष्ठ में ओ औ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए कि कंठ तालु और कंठोष्ठ ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंठ तालव्य की बात करेंगे तो कंठ तालव्य भी हमने देखा ए ऐ, उ ओष्ठ हो जाएगा, रस ये श तो मूर्धन्य है, र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और आ आपका कंठ हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ओ आपका कंठोष्ठ हो जाएगा, हो कंठ हो जाएगा, हो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा और ऐ आपका कंठ तालु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अ और छोटी ई से होता है, अ और छोटी ई से होता है और कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है। ये चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ ये हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है, यूपी बीएड 2007 में पूछा गया है। तो ओ और औ की बात करेंगे तो क्या तालव्य है? नहीं, तालव्य में छोटी बड़ी होती है। मूर्धन, मूर्धन में केवल री होता है, री स्वर। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ नहीं होगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। जब स्वरों नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प अनुस्वार बिंदु, दूसरा रेफ, तीसरा नुक्ता, चौथा चंद्र बिंदु। क्या कह रहा है? जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? चंद्र बिंदु का। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उसको प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु, और इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह क्या है? ऐसे चंद्र बिंदु, इसी को बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन नाक और मुंह, दूसरा नाक मुख, चौथा ओष्ठ। तो अनुनासिक जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक वही होता है जो अनुनासिक स्वरों का चिन्ह यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अगर हम देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन है संभावित, पहला ऑप्शन क्या है? संभावित, दूसरा संभावना, तीसरा संभव और चौथा संभालना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है? इसका सही आंसर जो होगा विकल्प डी होगा। क्यों? क्योंकि संभालना शब्द में अनुनासिकता, अनुनासिक जो है, अनुनासिक स्वरों की विशेषता होती है कि इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, अनुनासिक स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में वायु जो होती है नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। तो हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है और चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त होते हैं। चंद्र बिंदु किसमें होते हैं? चंद्र बिंदु जो होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है? चंद्र बिंदु जो होते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु अपने तद्भव रूपों में प्रयुक्त होते हैं। चंद्र बिंदु किसमें होते हैं? तद्भव रूप में, चंद्र बिंदु तद्भव रूपों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संभालना। संभालना, संभालना शब्द क्या है? एक तद्भव शब्द है। संभावित नहीं होगा, संभावना भी नहीं होगा, संभव भी नहीं होगा। इसका सही विकल्प विकल्प डी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? हवा नाक से भी निकलती है, क्या निरनुनासिक कहेंगे या अनुनासिक कहेंगे या मौखिक स्वर या लुंठित स्वर? तो अगर हम बात करेंगे हवा नाक से भी निकलती है, यानी मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी तो क्या हो गया? अनुनासिक। और निर्नुनासिक में खाली हवा मुख से निकलती है। निर्नुनासिक में क्या होती है? हवा केवल मुख से निकलती है। हवा इसमें क्या होगा? केवल और केवल मुख से निकलेगी। हवा केवल मुख से निकलती है। हवा इसमें केवल मुख से। और अनुनासिक में जो होता है, अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलती है। मुख और नाक, मुख और नाक दोनों से निकलती है तो अनुनासिक हो जाता है। जिसकी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो चंद्र बिंदु वाला जो होता है वही होता है। ठीक है, ये हो गया।
निर्नासिक की बात करेंगे तो निर्नासिक में जैसे अ हो गया, ओ, आ, छोटी, ये सब क्या है, निर्नुनासिक होते हैं। और जब इन्हीं के ऊपर चंद बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भैया क्या कहेंगे, निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। अभी हमने बताया वृत्ताकार स्वर नहीं होंगे, समवृत्त स्वर भी नहीं होंगे, अनुनासिक भी नहीं होंगे, इसका वृत्ताकार स्वर हो जाएगा। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी मतलब जिसमें वृत्त न बने, यानी जिन स्वरों का उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में वृत्त वृत्त न बने, जिन स्वर के उच्चारण में मुख मुख द्वार, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में मुख का वृत्ताकार न बने, मुख का आकार वृत्ताकार न हो, उसे अवृत्तमुखी कहेंगे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऊ की बात करेंगे तो वृत्ताकार बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ओ की भी बनेगा, ई जो है छोटी ई जो होगी इसमें नहीं बनेगा। छोटी ई में क्या होगा, छोटी ई में वृत्ताकार नहीं बनेगा, इसे अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। और इसके अंतर्गत ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो अगर पूछेगा कि अवृत्तमुखी स्वर में कितने स्वर आते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 स्वर आते हैं। और 5 स्वर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वृत्तमुखी के। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार बन जाएंगे वे वृत्तमुखी, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। आ में कौन सा रहेगा, चंद्र बिंदु वाला रहेगा, अतः दिए गए ये हो गया जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च संवृत। अब अगर इसको देखेंगे तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो हो जाएगा ये पश्च संवृत हो जाता है। कौन सा, यानी पश्च संवृत हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कितने आते हैं, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और चंद्र बिंदु वाला आ, ये पश्च संवृत के अंतर्गत आ जाएगा। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत, संवृत के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो इसका सही आंसर पश्च संवृत हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का है, पश्च संवृत है। कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, स्वर का वर्गीकरण, प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त, द्वित्व। स्वर का वर्गीकरण, स्वर का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंतर्गत ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर देखने को मिलता है। तो इसमें एक 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 संयुक्त स्वर भी देखने को मिलता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, इसमें 3 मात्रा का प्रयोग होता है। ह्रस्व में 1 मात्रा का, इसे आधार स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त में क्या होता है, 2 असमान स्वर मिलते हैं, जबकि इसमें नहीं पूछ रहा है तो स्वर का वर्गीकरण कौन नहीं है, द्वित्व नहीं है। कौन सा नहीं है, द्वित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है स्वर का वर्गीकरण दिया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर की बात जब हम करते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये दीर्घ है। संयुक्त स्वर की जब हम बात करते हैं तो छोटा ए, बड़ा ए, ऐ, छोटा यानी ए, ऐ, ओ, औ आ जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, और ई, उ, री 4। दीर्घ स्वर की बात करेंगे या द्विमात्रिक स्वर तो इसमें जो होता है 7 हो जाते हैं, आ, ई, बड़ी आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर की बात करेंगे या त्रिमात्रिक, इसके लिए 3 अंक का प्रयोग करें, जैसे ऊम, जैसे ऊम, ऊम ऐसे लिखा जाएगा, ओ फिर ये म, ऊम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि, अभी हमने पढ़ा है री ध्वनि कैसी है, री ध्वनि स्वर होती है, व्यंजन नहीं होगा। री कैसा होता है, स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण। ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ओष्ठ के लिए प, फ, ब, भ, म होता है,
अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। तो अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होता है। तो अब देखिए ब कैसरा है, प और ब दूसरा है, प पहला है, ब तीसरा है, भ दूसरा, तो ये नहीं होगा। फ नहीं, भ चौथा है, फ दूसरा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा प और ब में। अब पूछ रहा है ओष्ठ, तो ओष्ठ प ब दोनों है, अल्प प्राण भी दोनों है। अब पूछ रहा है घोष वर्ण, क्या पूछ रहा है, घोष वर्ण। तो घोष वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो इसका ये ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? घोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। तो इसलिए ब जो है ये हो जाएगा ओष्ठ, अल्पप्राण और घोष। देखिए भ की बात करेंगे तो भ जो है ओष्ठ होता है, ये चौथा है तो ये महाप्राण हो जाएगा और ये घोष हो जाएगा। तो पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। ब की बात करेंगे तो ब ओष्ठ होता है, अल्प प्राण होता है और ये घोष। यही ऑप्शन था, यही आपका सही भी था, यही आपका सही भी था। और प की बात करेंगे तो ओष्ठ तो होगा, अल्प प्राण होगा लेकिन अघोष होगा। फ की बात करेंगे ओष्ठ, महाप्राण, अघोष होगा। ओष्ठ फ दूसरा है और भ चौथा है, तो दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। तालव्य ध्वनियां कौन सी है? च, छ, ज, झ, तो ढ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। बिहार प्राइमरी टीचर में पूछा था तो तालव्य ध्वनियां च वर्ग होता है, तो च, छ, ज, झ, इसमें से दो ऑप्शन सही हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। च वर्ग, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का तालव्य है। क्या होता है? तालव्य होता है। कंठ में क वर्ग आ जाता है, मूर्धन में ट वर्ग आ जाता है, मूर्धन में ट वर्ग और दंत में आपका त वर्ग, दंत में त वर्ग और कंठ में क वर्ग। कंठ में कौन आ जाता है? क वर्ग और तालव्य में च वर्ग। ये हो गया। कंठ में क ख ग घ अंग, तालव्य में च छ ज झ ञ, मूर्धन में ट ठ ड ढ अड़ और दंत में त थ द थ न। निम्नलिखित में से प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? प वर्ण कहाँ से बोला जाएगा? दंत कौन सा बोला जाता है? त वर्ग बोला जाता है, दंत त वर्ग। और कंठ में क वर्ग, कंठ में क वर्ग आता है। ओष्ठ की बात करेंगे तो प वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग आ जाता है, ओष्ठ में। और तालव्य के अंतर्गत च वर्ग, तालव्य के अंतर्गत च वर्ग। तो इसका प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ओष्ठ हो जाएगा। देखिए प फ ब भ म ओष्ठ है, दंत में त थ द ध न। तालव्य की बात करेंगे च छ ज झ और कंठ की बात करेंगे तो क ख ग घ अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, त्रिवेणी शब्द में त्रिवेणी शब्द किन वर्षों के योग से बना है? तो त्र का जो निर्माण, यानी त्रिवेणी शब्द में जो त्र बना है, यह पूछ रहा है किस शब्दों के निर्माण से बना है? ती धन र, ए ऑप्शन, त धन र, सी ऑप्शन। त धन र, त पे हलंत लगा है और इसमें त और र दोनों पे हलंत लगा है। तो त्र का निर्माण हमने बताया था, त्र का निर्माण जो होता है वो त पे हलंत और र से होता है। ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। उच्चारण की दृष्टि से असंगत पहचानिए। ए न, न को क्या दंत से बोलते हैं? घ को कंठ से क्या बोलते हैं? असंगत, असंगत मतलब गलत। य को क्या मूर्धा बोलते हैं? और ब को ओष्ठ। तो ब भैया ओष्ठ, क्योंकि प वर्ग है तो प वर्ग में आएगा, प प ब भ म, ओष्ठ सही है। घ कंठ में जाएगा, क्यों? क्योंकि क ख ग घ, ये भी सही है। तो य मूर्धा में ट वर्ग आता है और री आता है और ये मूर्धा में आता है, ये भी सही है। तो यही गलत है, यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी असंगत यही पूछा था, तो इसलिए इसलिए आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? यही ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसका ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क ख ग घ अंग कंठ है, तालव्य की बात करेंगे च छ ज झ ञ, इसको एकदम पढ़ जाइए, रट जाइए। मूर्धा की बात करेंगे ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न दंत, ओष्ठ प फ ब भ म और अंतः अस्थ पूछेगा तो य र ल व, य र ल व। सर्वज्ञ शब्द में व्यंजन ज्ञ, ज्ञ वर्णों के योग से ज्ञ का निर्माण कैसे होता है? ये भी हमने बताया था। ज्ञ का निर्माण पहला ऑप्शन है ज पे हलंत प्लस ञ, ज प्लस य, ज प्लस य, ज पे हलंत प्लस य, ज प्लस ञ। तो इसका जो निर्माण होता है, यानी ज्ञ का निर्माण कैसे होता है? ज पे हलंत
ज पे हलंत प्लस य से होता है। कैसे होता है? ज प्लस य। तो इसका सही ऑप्शन पहला ए हो जाएगा। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से असंगत, असंगत मतलब गलत कौन सा है? तो ह कंठ से बोला जाता है, एकदम बोला जाता है, सही है। ह कंठ से बोला जाता है। स तालव्य स है, सही है। ये क्या दंत स है? ये तो दंत स है, इसको ओष्ठ दे दिया है, तो यही गलत है, यही गलत है। ठ मूर्धा है, ये भी सही है। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प। तो आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और इन प्रश्नों को देखेंगे तो ये लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, और सिर्फ इन्हें आप देखिए और इनको रिपीट कीजिए, इनको स्वयं से लगाइए और समझिए। इन्हीं से आपका लगभग सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।